हम लोग का ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम्स सीखने वाले हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम तुम लोगों को बताए थे इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कितना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी का कितना टाइप है, क्रॉस इलास्टिसिटी का कितना टाइप है, इनकम इलास्टिसिटी का कितना टाइप है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं सम्स। प्राइस इलास्टिसिटी समझ लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे ना, उसी फॉर्मूला के ऊपर सम्स करेंगे। उसको बोला जाता है परसेंटेज मेथड। वो जो फॉर्मूला हम बताए वो था परसेंटेज मेथड। एक और मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी निकाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम तुम लोगों को दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड से आज सिखाने वाले हैं सम्स। साथ ही साथ हम तुम लोगों को ये भी बताएंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिसिटी का सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और क्रॉस इलास्टिसिटी का सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो ये क्लास थोड़ा लेंदी होने वाला है, एकदम एंड तक ध्यान कंसंट्रेशन में रखना है। ठीक है, कंसंट्रेट करके रहना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते, हेडिंग दे दो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अभी जो हम लोग करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कौन सा मेथड अभी हम लोग नंबर 1 करने वाले हैं। नंबर 1 जो हम लोग करने वाले हैं इसका नाम है परसेंटेज, या फिर इसको प्रोपोर्शनेट मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में है, हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। क्या था, पर ईपी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड में निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड में निकालने का फॉर्मूला था ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला था। या फिर एक और फॉर्मूला लिखाए थे और देकर डेल क्यू बाय डेल पी इन टू P1 बाय Q1। ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना, वेर डेल क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, del P is equal to change in price, Q1 is equal to initial quantity, P1 is equal to initial price। ये फॉर्मूला तो लिखवा ही दिए थे, लास्ट क्लास का ही काम था ये सब। तो आज हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर। पहले करेंगे परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसके पास फ्रैंक का बुक है वो पेज को टर्न कर लो, और नहीं है तो क्वेश्चन सुन लो जो हम बोल रहे हैं। स्क्रीन में भी क्वेश्चन आ जाएगा, पेज नंबर 75। अब सबका बुक का अलग अलग होगा, न्यू बुक ओल्ड बुक पता नहीं हमको। क्वेश्चन रीड करें, स्क्रीन में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो स्क्रीन से देख लेना है। देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 2, अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट ऑफ अ गुड एट ₹4 पर यूनिट। एक कंज्यूमर 50 यूनिट सामान खरीद रहा है, 4 रुपया जब उसका दाम है। इफ द प्राइस फॉल्स बाई 25%, प्राइस 25% से कम हो जा रहा है तो उसका डिमांड इंक्रीज होके 100 यूनिट हो जा रहा है। आपको बोला है आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। तो जो जो पहले दिया हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड में बनेगा, बट हम लोग कौन सा मेथड में बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा मेथड में बनाएंगे। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। P1 पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 4 रुपया।
Q1 पहले क्वांटिटी था 50 यूनिट, फिर देख लो पहले प्राइस था 4, क्वांटिटी था 50, प्राइस बोला है 25% से घट गया और क्वांटिटी हो गया 100 यूनिट। तो क्वांटिटी मतलब फाइनल क्वांटिटी Q2 100 यूनिट हो गया, प्राइस बोला है ना 25% से घट गया, तो 4 रुपया था, 4 रुपया का 25% घट गया, तो 4 रुपया का 25% क्या होगा? 1 रुपया। 25% ऑफ ₹4 कैलकुलेटर में मारोगे 1 रुपया आएगा, तो मतलब 1 रुपया से घट गया। 4 - 1 कितना हो गया? समझ में आए? तो बात क्लियर हुआ। देखो मेरे पास P1 है, Q1 है, Q2 है, P2 है, तो हम डेल Q नहीं निकाल लेंगे। 50 से 100 कितना चेंजेस हुआ? 50 यूनिट। प्राइस 4 से 3 कितना चेंज हुआ? 1। तो डेल Q 50, डेल P 1। क्लियर हो गया। अब मेरे पास सम आ गया, हम ये फॉर्मूला में पुट करके बना देंगे। फॉर्मूला में पुट कर दिए, EP = डेल Q बाई डेल P इंटू P1 बाई Q1। तो चलो देख लेते हैं। डेल Q, हाँ फॉर्मूला लिखना होगा। डेल P1 इंटू P1, पहले कितना था प्राइस? 4, क्वांटिटी पहले कितना था? 50। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कट जाएगा 4/1, तो मतलब 4। तो EP कितना हो गया? 4 आ गया, हो गया मेरा सम्स खत्म। अब देखो यहाँ EP कितना है? 4 है ना। क्वेश्चन को टफ करने के लिए ना एग्जाम में पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दिस, विच टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दिस। हाँ, कौन सा टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? 5 टाइप है ना, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी। तो ये क्या है? इलास्टिक। क्यों इलास्टिक हुआ ये? ना, इलास्टिक डिमांड एज EP इज ग्रेटर देन 1। EP ग्रेटर देन 1 तो क्या हो गया ये? इलास्टिक डिमांड। EP लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। EP1 यूनिटरी डिमांड। EP0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। EP इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया? तो वैल्यू लिखवाए थे, यहाँ पे बहुत सारे टाइम पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ऐसे करके वो वाला पॉइंट भी याद रखना है। यस, हाँ तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में दिया हूँ, तो तुम लोग बोले नोट्स कॉपी करो उसका। ये वाला सम में किसी को कोई डाउट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सम्स कर लेते हैं इसका। डस्टर है, देखो तो डस्टर वहाँ पे कोना में हो गई, ले लो तो बार बार, वहीं पे किताब के वहाँ कोना में होगा, ले लो। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। बोला है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी निकालने बोला है तुमको। हाँ, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6, जब प्राइस 4 से 6 हो गया और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40। Q1 कितना है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड या इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड 40 यूनिट, और EP प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0.5। ठीक है, सम्स करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? तुमको बोला है क्वांटिटी डिमांडेड निकालो, Q2 निकालने बोला है, समझ में आ रहा है? और दिया हुआ क्या क्या है? EP दे दिया तुमको, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का जरूरत नहीं, बता दे रहे खुद से, बोल रहा है EP 0.5 है। ठीक है, Q1 दिया हुआ है, Q2 नहीं दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है और P2 भी दिया हुआ है। तो देखो P1 कितना है? प्राइस में क्या बोला? 4 से 6, तो पहले 4 था, हो गया 6। क्वांटिटी कितना था पहले? 40, अब कितना हुआ नहीं पता।
समझ में आ रहे? तो यही चीज़ है ना। अब ध्यान से समझो ये सम्स को हम बना कैसे रहे, ध्यान से समझना, ठीक है। डेल क्यू अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, दोनों क्वांटिटी तो नहीं दिया हुआ है, तो डेल क्यू नहीं निकल पा रहा है, लेकिन डेल पी निकल जाएगा 2, है ना। चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं अब। ई पी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। कोई टेंशन नहीं, जो नहीं है उसको छोड़ दो, अपना समझेगा, अपने आ जाएगा, आने का रहेगा तो ठीक है। तो देखो ई पी 0.5 है, लिख दिए। डेल क्यू नहीं पता तो उसको वैसे ही छोड़ दिए। डेल पी पता है 2, P1 4, P2 सॉरी Q1 40, इतना तो हमको पता है। समझ में आ रहा है बात? ये सब तो था ना, इतना तो हमको पता है। सम सॉल्व करते हैं, डेल क्यू निकल जाएगा। तो डेल क्यू निकालेंगे कैसे? चलो इसको पहले काट लेते हैं, 1 और 10, तो 10 बच गया। तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू डेल क्यू, है ना। सब कुछ तरफ ले गए तो कितना हो गया? डेल क्यू इज इक्वल टू 10, देख लो यहाँ पे, डेल क्यू इज इक्वल टू 10। ये मैथ्स यूज किया सिंपल, इसमें कुछ ये नहीं है। प्लेस चेंज करके यहाँ पे डिवाइडेड था, वहाँ पे ले गए इसको, तो डेल क्यू कितना आ गया? 10। अब डेल क्यू मेरा 10 आ गया है, डेल क्यू 10 आया है ना। अब यहाँ पे देखो कैसे करके हम डेल क्यू से Q2 को निकालेंगे। प्राइस 4 से क्या हो गया? 6। प्राइस हुआ है 2 रुपया, बड़ा है 2 रुपया, क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 40 था, डेल क्यू कितना आ गया मेरा? 40 आ गया, 10 10 आ गया। तो अब Q2 कितना हो जाएगा? 2 बड़ा 6 बड़ा, क्या कर रहे हो तुम लोग? Q1 कितना है? 40। चेंज इन Q 10, तो Q2 कितना होगा? Q1 पहले था 40, क्वांटिटी में चेंज आया है 10। पहले था 40, क्वांटिटी में चेंज आया है 10। तो 10 बड़ा है या घटा है, ये कैसे पता चलेगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, चेंज आया है ना, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। बात तो सही है सर। तो अब क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम लोग देखेंगे कि EP का वैल्यू क्या है। अगर EP का वैल्यू, समझ लो, EP का वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे डेल क्यू कैसे करके निकलेगा? डेल क्यू निकलेगा Q1 माइनस Q2, और अगर EP का वैल्यू मोर देन 1 है तो Q2 माइनस Q1। तो देखो डेल क्यू कितना है यहाँ पे? 10 इज इक्वल टू Q1 है 40 माइनस Q2 नहीं पता, Q2 को यहाँ भेज दिए। Q2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। देखो आंसर में 30 यूनिट्स दिया हुआ है ना। समझ में आया बात मेरा? क्लियर हुआ ना? तो डेल क्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे? Q1 माइनस Q2। हम जब स्कूल में थे ना तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता था इसमें। कभी देखते थे मैम कर देती थी डेल क्यू इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, कभी मैम लिखती थी डेल क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो मैम समझाई थी। अब हम तो बहुत अच्छा बदमाश टाइप का बच्चा थे स्कूल में, उतना शरीफ थे नहीं तो ध्यान से हर बात सुनते थे। तो ये वाला लाइन हम शायद मैम बताई होगी, हम स्किप कर दिए, तो मेरा वो वाला ध्यान में गया नहीं। और हम जब बोर्ड में देख रहे यार कभी Q2 माइनस Q1 मैम लिख रही है, कभी Q1 माइनस Q2 लिख रही है। समझ में आया? तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये मैम बताई होगी, हम नहीं ध्यान दिए। अगर 1 से कम रहा, अगर EP लेस देन 1 है तो डेल क्यू निकलेगा Q1 माइनस Q2। अगर EP मोर देन 1 है तो डेल क्यू निकलेगा Q1। समझ में आया बात? ये तो मैथ्स का डेल क्यू है,
0.5 है ना, क्या बोल रहे हो? 2 को क्यों काटेंगे जब ऊपर नीचे सिंपल कट जा रहा है तो काट सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो नेट इफेक्ट तो सेम ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर है, उसको वहाँ पे ऊपर करके मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर हुआ ये वाला सम? चलो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 10 इज 40। तो प्राइस 10 में 40, तो 10 क्या है? P1, Q1 क्या हो गया? 40, P1 10, Q1 40। आगे बोला है इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। EP क्या है? -2 है। द प्राइस फॉल्स बाई 2 पर यूनिट। प्राइस कितना से घट रहा है? 2 रुपया से घट रहा है। तो पहले कितना था? 10, अब कितना हो जाएगा? Q2 P2 कितना होगा? 8। बहुत अच्छा। तुमको बोला है क्वांटिटी निकालो न्यू प्राइस में, Q2 निकालो। सेम सम्स, समझ में आ रहा है? देखो एक है, इधर देखो EP है -2, Q1 कितना यूनिट है? सर आपका 40 यूनिट। Q2 नहीं पता, P1 10, P1 10 और न्यू प्राइस 8, 2 से घट गया, सब दे दिया। ठीक है। हाँ सर। डेल P कितना हो जाएगा? 2 है ना, 10 से 8 हो रहा है तो 2। ये नहीं पता, चलो अब पुट करते हैं। -2 इज इक्वल टू डेल Q बाई डेल P2 इंटू P1 बाई Q1। क्लियर? हाँ सर। चलो तो सॉल्व करते हैं। अब 0 0 कट गया, अब 8 बच गया। तो यहाँ -8 था सर। हाँ -8 देखो ना यहाँ पे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू डेल Q। ध्यान से समझ लो। तो कितना हो जाएगा? -16। डेल Q कितना आया? ठीक है ना, यहाँ तक -16 आया। अब देखो हम डेल Q का फॉर्मूला तुम लोग को क्या बोले थे? व्हेन इट इज नेगेटिव रहेगा तो Q1 Q2, जब लेस देन 1 रहेगा तो Q1 माइनस, Q2, बस ठीक है, Q1 माइनस। Q2 तो डेल Q कितना है? -16 इज इक्वल टू Q1 कितना है? 40 माइनस Q2 चाहिए, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया Q2, Q2 और इधर 16 है तो इधर तो ये भी प्लस हो गया। तो कितना हो गया? 56। नेगेटिव वाला वैल्यू जाके प्लस हो जाता है। किसी का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। 56 यूनिट Q2 निकालने बोला है ना, लो निकाल दी, सिंपल। अगर नेगेटिव में रहते हैं तो मैं इधर से को भेजेंगे। ये क्लास 5 वाला मैथ्स है सही वाला मैथ। कि माइनस के साइन यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फैक्टराइजेशन। हाँ ये 5 6 में होता है, ये भी तुम 12 में हमसे पूछ रहे हैं। ये वाला पूरा समझ में आए? तो जो सम्स किए थे उसी टाइप का सम्स है ये, है ना। अब यहाँ पे देखो EP का वैल्यू लेस देन -2 है, मतलब 1 से कम है, तो लेस देन 1 है तो डेल Q क्या हो गया? Q1 माइनस Q2, और 1 से ज़्यादा तो Q2 माइनस, बस क्लियर। हाँ सर, बस पूछे। अब जो रिमेनिंग सम्स है वो तुम लोग ट्राई करना, हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अच्छा एक सम चलो और कर लेते हैं। नंबर 11, सम नंबर 11 बोला है द डिमांड फॉर अ कोमोडिटी एट ₹4 पर यूनिट इज 100। प्राइस 4 है तो डिमांड है 100। P1 4, Q1 100। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, दाम बढ़ गया, डिमांड फॉल हो जाता है 75 यूनिट में, 100 से हो गया 75। बोला है नया प्राइस बताइए कमोडिटी का इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1।
आपका Q2 और Q1 तुमको बोला ईपी अगर 1 है तो अब क्या होगा? ईपी 1 है तो नया प्राइस क्या है? P2 क्या है? यहाँ पे देखो प्राइस को गायब कर दिया है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। ईपी है 1, डिमांड 100 से हो गया 75, प्राइस है 4, और यही तो नहीं पता। क्या नहीं पता? यही तो नहीं पता। तो ये कितना हो गया? 25, ये नहीं पता। चलो आ जाते हैं 1 इज इक्वल टू 25 बाई डेल पी इंटू 4/100, पुट कर दिए पूरा, है ना? चलो अब डेल पी चाहिए तो डेल पी को ऊपर भेज दिए यहाँ और 1 को नीचे लेकर आ गए। हाँ देखो यहाँ पे 1 ज़ा 25 ज़ा 25 25 कैंसिल, बच गया क्या? क्या बचा? 1। तो डेल पी कितना है? चेंज इन पी कितना आया है? 1। अब यहाँ पर भी वही सवाल खड़ा होता है कि चेंज इन पी 1 आया है, तो अगर 4 में एक चेंजेस आया तो वो 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस कर देंगे? सर 1 से ज़्यादा नहीं, 1 ही है सर, तो वही होगा सर, Q2 माइनस Q1। या तो क्यों नहीं है, या तो पी है। तो डेल पी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो डेल पी को करेंगे, बताओ। तो 1 है, Q2 माइनस Q1 होगा भाई। ठीक, आराम से 2 मिनट टाइम लो, हड़बड़ा के जो तो आंसर नहीं दे देना, एकदम आराम से 2 मिनट टाइम लो। उसके बाद देखो प्राइस 4 है, चेंज इन प्राइस आ गया 1, बट तुमको चेंज इन प्राइस नहीं निकालने बोला, तुमको बोला न्यू प्राइस निकालने। समझ में आ रहा है? तुमको क्या बोला है? न्यू प्राइस निकालने। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन हम तो बोले थे, वो जो हम बोले थे ना Q2 Q1, वो क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोले थे। तो प्राइस में क्या होना चाहिए, थोड़ा हम लोग सोचते हैं। देखो दिमाग लगाओ, सब कुछ बता देंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्या होगा? देखो यहाँ होगा P2 माइनस P1, ठीक है? ये कितना है? 1। ये P2 नहीं पता, ये है 4, ये 4 इधर चले जाएगा, 1 + 4 इज इक्वल टू P2। तो P2 कितना निकल गया? ₹5। सोचने से नहीं होगा ना, सोचने का मार्क्स नहीं है, लिखने का मार्क्स है, बोलने का मार्क्स है। सोचने का मार्क्स नहीं है, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लेना है, व्हेन EP इज 1 और ग्रेटर देन 1, डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। When price elasticity of demand is greater than or equal to 1, तो वहाँ पे डेल Q हो जाएगा Q2 माइनस Q1 और डेल P P2 माइनस P1। When price elasticity of demand is less than 1, तो वहाँ पे डेल Q हो जाएगा Q1 माइनस Q2 और डेल P हो जाएगा P1 माइनस P2। ये सब फॉर्मूला तुमको यूज होगा जब तुम मिसिंग फिगर निकालोगे, ठीक है? जब तुमको बोलेगा फाइनल क्वांटिटी निकालो, इनिशियल क्वांटिटी निकालो, फाइनल प्राइस निकालो, चेंज इन प्राइस निकालो। समझ में आ गया? सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी निकालने बोलेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला से हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सम्स कैसे करके बनेगा, ध्यान से समझ लो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में
एग्जैक्ट ईपी का वैल्यू तुमको पता नहीं चलता है, तुमको सिर्फ 3 चीज़ पता चलेगा, ईपी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। ईपी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक डिमांड, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक डिमांड, 1 है तो यूनिटरी डिमांड। अब देखो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है अ कंज्यूमर बाई 40 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹3। एक कंज्यूमर 40 यूनिट खरीदता है 3 रुपया में, जब उसका दाम 4 रुपया हो जाता है तब वो कितना यूनिट खरीद रहा है, 30 यूनिट में आ जाता है। तो तुमको बोले ईपी निकालो एक्सपेंडिचर मेथड में, ईपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड में। अब ध्यान से समझो कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। P1 Q1, देखो यहां पे P1 Q1, P2 Q2, टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझ लो इसको, P1 Q1, P2 Q2 और टोटल एक्सपेंडिचर। चलो देखो पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस कितना था क्वेश्चन में, 3 रुपया था, और क्वांटिटी कितना था, प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितना था, 40 था। प्राइस फिर कितना होता है, 4 सर पर यूनिट, तो क्वांटिटी कितना हो जाता है, 30 सर, 10 गिरी है सर। अब ध्यान से समझो खर्च कितना हुआ। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग खर्च निकालते हैं। पहला जब 3 रुपया था तो तुम 40 यूनिट खरीदे तो तुम्हारा खर्च हुआ है 120। बाद में जब 40 था तो तुम 30 यूनिट खरीदे, तो भी खर्च 120 4 था तो 30 यूनिट खरीदे, तो खर्चा कितना हुआ, 120 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस आया जितना पहले था। वही उतना ही है। तो यहाँ पे जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आया तो ईपी हो गया एग्जैक्टली सेम, ईपी इज इक्वल टू 1। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है देन ईपी ग्रेटर देन 1, अगर टोटल एक्सपेंडिचर घटता है देन ईपी लेस देन 1। तो ये ईपी 1 है तो कौन सा डिमांड हो गया, यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर हो गया पॉइंट, हाँ सर। समझ में आया। चलो एक और सम्स कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये गुड्स है जब उसका दाम 5 से 6 हो रहा है तो उसका डिमांड 20 यूनिट से 10 यूनिट हो जा रहा है। दाम 5 से 6 हुआ, डिमांड 20 से 10 हो गया। तो बोलो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके कि ये कौन सा टाइप ऑफ डिमांड है। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। P1 Q1, P2 Q2, प्राइस कितना था, पाँच से 6 हो गया है, 5 से 6, डिमांड हो गया 20 से 10, ठीक है ना। P1 P2 Q1, तो पहले तुम 5 रुपया में 20 यूनिट खरीदे, मतलब तुम 100 रुपया खर्च किए। उसके बाद 6 रुपया हुआ तो तुम 10 यूनिट किए तो तुम 60 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया ना। हाँ सर। तो ईपी लेस देन 1, कौन सा डिमांड हो गया ये, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड। देखे 2 मार्क्स का ये आता है, 2 मार्क्स का ये आता है, हाँ सर। एकदम इजी। इसमें तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ लिखना होगा बस। कोई तरह का डिमांड लेस देन 1 रहेगा इनइलास्टिक, अगर 1 रहेगा तो ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, समझ में आ गया कर कैसे रहे हैं। तो कुछ पॉइंट लिख दे रहे हैं, उसको याद रखना है। पहला बेस प्राइस सर,
इनिशियल प्राइस, भाई शेयर टोटल एक्सपेंडिचर का कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर increases, then EP greater than 1। जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा EP ग्रेटर देन 1, इलास्टिक 1 या ग्रेटर देन, हम क्या लिखे हैं बोर्ड में, ग्रेटर देन। बस। दूसरा, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, देन EP इज इक्वल टू 1। यूनिटरी डिमांड। एक थर्ड, when total expenditure decreases, then EP less than 1 in elastic। बस खत्म, इतना पॉइंट याद रखना है, हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म, क्लियर हो गया पॉइंट। टोटल एक्सपेंडिचर में इस तरह से बनता है, P1 कितना है, Q1 कितना है। तो पहला एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इनिशियल एक्सपेंडिचर इतना, P1 P2 इतना है, Q2 इतना है, फिर फाइनल खर्च कितने किए तुम। अब कंपेयर करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो EP ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड, अगर सेम है EP इज इक्वल टू 1 यूनिटरी डिमांड, अगर घट रहा है तो EP लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर पॉइंट। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो हम लोग देखो, अभी हम लोग क्या किए, हम लोग खत्म कर दिए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिक्स को। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में तुम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे निकालोगे। आज हम लोग पूरा प्राइस इलास्टिसिटी कर लेंगे, एक क्लास और लगेगा इसका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना हुआ टाइम, लेट इतना करोगे तो होगा नहीं। देखो EP on a straight line, इधर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम कैसे निकालोगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ये देखो इधर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इसका कोई भी पॉइंट में तुम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालोगे। यहां पे EP का फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्या है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अब कोई भी पॉइंट ले लो तुम, हम 5 पॉइंट बताते हैं तुम लोगों को, 1 2 3 4 5 नाम दे देते हैं, A B C D E, ठीक है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट, अच्छा लग रहा है तो ड्राइंग मेरा। तो देखो अब देखते हैं कैसे करके EP निकलेगा। एट पॉइंट A ले लो, ठीक है। पॉइंट A में अगर तुमको बोला व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट A, तो आप क्या करिएगा। देखो एट पॉइंट A, इधर पॉइंट A, अपर सेगमेंट क्या है, AE, पूरा ही अपर में है, लोअर में कुछ भी है। ये जो पॉइंट है
इसका ये तो पूरा अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन कुछ भी नहीं है। तो एट पॉइंट ए ईपी फॉर्मूला लोअर बाय अपर, तो लोअर क्या है, लोअर पूरा का पूरा ए और ई है, ऊपर में तो जीरो है, देखो ऊपर में तो यहां टच कर रहे हैं, जीरो है, तो ऊपर क्या हो गया, ध्यान से समझो ये पॉइंट को मेरा, हम क्या बोल रहे हैं। एट पॉइंट ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या है, ए ही, ये तो पूरा लोअर है, और अपर इसके ऊपर कुछ है क्या, तो जीरो हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, तुम कोई भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करोगे वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ईपी का वैल्यू क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। समझ में आया, क्लियर हो गया, तो मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक। ए का ऊपर भी कोई लाइन जाता, ए का ऊपर तो कोई लाइन ही नहीं है। अब देखो आते हैं बी, देखो ऊपर भी जाएगा। बी में अगर आते हैं तो ईपी क्या होगा, फिर से लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर है बी और ई, बी ई लोअर हो गया, और अपर क्या है, ए बी, ये लाइन ऊपर में है, ये लोअर है। अब ऊपर का लाइन बड़ा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है, मतलब बी ग्रेटर देन ए बी, तो जब न्यूमिरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, कितना भी वैल्यू से बड़ा क्यों नहीं रहे, भले एक वैल्यू से बड़ा रहे, मान लो ये 10 है ये 9 है, इसका जो रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ईपी इज ग्रेटर देन 1, है ना, समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट। ईपी ग्रेटर देन 1 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, एंड व्हेन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ईपी ग्रेटर देन 1। अब अगर एट पॉइंट सी में आ जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट सी, अपर सेगमेंट ए सी, कौन बड़ा है क्या, कौन छोटा है, दोनों इक्वल है, न्यूमिरेटर भी इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ पे ईपी क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। अब अगर डी में आ जाओ, एट डी ईपी, लोअर सेगमेंट क्या है डीई, अपर सेगमेंट क्या है एडी, तो यहाँ पे देखो लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, तो यहाँ पे मतलब ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ईपी इज लेस देन 1, क्लियर। न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तब लेस देन ई, अब आते हैं ई में, तो यहाँ पे देखो ईपी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, ईपी हो गया इज इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 1। अब यहाँ पे देखो ई, लोअर सेगमेंट कुछ है ही, नीचे में कुछ है जीरो, और अपर में पूरा ए ई, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू, सॉरी जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ईपी क्या हो गया, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। उधर इंफिनिटी हुआ था, इधर खाली जीरो। हाँ, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, क्लियर। तो ये हो गया है ईपी का वैल्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में ईपी का वैल्यू ऐसे ही होगा। अब यहाँ तुम 5 पॉइंट लिए, कोई भी तुम एक पॉइंट ले लो, मान लो एग्जाम में यहाँ पे एक पॉइंट रहा, बोल दिया ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका ईपी का वैल्यू निकालो क्या है, इलास्टिक है इन इलास्टिक है क्या है, तो हम देख लेंगे लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर ये है अपर ये है, तो लोअर छोटा है, सॉरी लोअर बड़ा है और अपर छोटा है, तो व्हेन लोअर इज ग्रेटर एंड अपर सेगमेंट इज स्मॉलर, तो ईपी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। मतलब मिडिल से लेकर एकदम एक्सिस में टच कर रहा है तो इन्फिनिटी, वाई एक्सिस में टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस में टच कर रहा है तो जीरो। अब देखो मिडिल से लेके ऊपर का जितना भी वैल्यू है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जितना भी वैल्यू है, ईपी ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, और मिडिल से लेके लोअर का ये एक्सिस से ऊपर का जितना भी वैल्यू है, ईपी लेस देन 1 ही रहेगा। तो नीचे से ऊपर यहाँ तो हमेशा लेस देन 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो मिडल से ऊपर तो हमेशा ग्रेटर देन 1, रुकिए सब थोड़ी सी अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नहीं, ऑन अ
ऑन अ कर्व डिमांड कर्व। अगर कर्व डिमांड कर्व रहा तो ईपी कैसे निकलेगा इधर, अगर कर्व डिमांड कर्व, ये तो स्ट्रेट लाइन का हम बता दिए, कर्व में कैसे करके रहेगा, मान लो हाँ डिमांड कर्व ऐसा रहा, ऐसा टाइप में रहा, और यहाँ पे कुछ है, बोल दिया इसका ईपी निकालो। अब ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो इसको टच करके जाए। ठीक है, अब देखो ये टच कर रहे हैं समथिंग, मान लो यहां पे, देखो यहां पे टच कर रहे हैं, ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, मेरा पेंटिंग थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट करो। तो देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, फिर से हम एक बार अच्छा से बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट कोई गारंटी नहीं है। देखो हाँ बन गया ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट तक, सुनो इधर, ये देखो एक कर्व है, तुमको बोला है ये कर्व का ईपी निकालो। कर्व का ईपी निकालना तो सीखे ही नहीं अभी, कैसे सीखेंगे हम, ये पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाएंगे। ये पॉइंट को टच करते हुए गया, फॉर्मूला सेम, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो यहाँ देखो लोअर सेगमेंट, मान लो हम पॉइंट दे देते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे ईपी क्या होगा भाई, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट है बी सी, अपर सेगमेंट है ए बी। तो देखो बी सी छोटा है ना, ए बी बड़ा है, ये छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, मतलब इसका वैल्यू जो है कम रहेगा। मान लो अगर 9 है तो ये है 10, तो जो भी वैल्यू आएगा लेस देन 1 ही आएगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ईपी इज लेस देन, निकल गया। क्लियर हुआ पॉइंट, खत्म। प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग पूरा कवर अप कर लिए, जितना भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स था। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट करेंगे। क्लास वो भी लंबा हो गया, 49 मिनट्स।